रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है? यस सर। हम्म। जो भी हो, जो बात मैं कर रहा था कि आज के डेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट हो गया। देखो कि स्पेशली दिस प्री पोस्ट कोविड एरा में जहाँ इनकम में एक सबका एक प्रॉब्लम चालू हुआ है, बहुत सारा लोगों को जॉब जा चुका है। ऐसे हालत में एक कंट्री कैसे अपनी इकोनॉमी को हैंडल करे, ठीक है, हाउ इंडिया जैसे कंट्री अपनी इकोनॉमी को कैसे कैसे मतलब वो एक मैनेज कर पाए, ठीक है। तो इकोनॉमी मैनेजमेंट क्या, इकोनॉमी मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेज। इकोनॉमी मैनेजमेंट मतलब, सबको मेरा साउंड आ रहा है ना? आ रहा है सर। ओके। इकोनॉमी मैनेजमेंट मतलब क्या, बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर एक एक फैमिली अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया ना, एक एक फैमिली अगर अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया, एक एक बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग जानते हैं, मतलब अलग अलग कंपनी हो, पार्टनरशिप फार्म हो, सोल प्रॉपर्टीशिप हो, ठीक है, सभी के केस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो अगर हैंडल कर लिया तो मतलब 50% वार तो वहीं पर जीत जाता है। 50% वार तो वहीं पर जीत जाता है। तो इसलिए इकोनॉमी को प्रॉपर वे में हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मली हमारे घर में नॉर्मली मैक्सिमम फैमिली में, मतलब इंडियन फैमिली में अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये इंडियन फैमिली का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं, अच्छा मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना? नहीं। कोई बताया नहीं, भूल गया था। मैं बोर्ड पे लिखे जा रहा हूँ। अच्छा आप लोग कॉपी किताब लेके बैठना प्लीज, लिखना पड़ेगा आज बहुत। सुने ना आप लोग, अपने सामने नोट्स वगैरह, नोट का कॉपी वगैरह लेके बैठो, क्योंकि काफी लिखना पड़ेगा आज। जैसे नॉर्मली आप लोग मैम के क्लास में ज्यादा हैबिचुएट हो लिखने के ऊपर। आई थिंक स्क्रीन शेयर हुआ है। हो गया सर। ओके। ओके, तो मैं जो बात कर रहा था, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक कंट्री के लिए, जैसे कि इंडिया, उसमें इकोनॉमी को मैनेज करना है। अगर इकोनॉमी मैनेज करना है तो फाइनेंशियल मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या मैंने बता रहा अभी, फैमिली फैमिली एक एक फैमिली, ठीक है, ईच फैमिली कैसे अपना फाइनेंस को हैंडल करता है। एंड ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो फार्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, तो अगर वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, देखो हालात मतलब सिचुएशन, ठीक है, वो तो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। सिचुएशन हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कभी हम लोग सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि भाई कोरोना हम तुमको अभी हटा देंगे, ऐसा तो ये तो हमारे बस में नहीं है। बट इस सिचुएशंस को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, आप लोग मेरा बात आई होप समझ पा रहे हो कि सिचुएशंस क्या होगा, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट हाउ वी मैनेज दैट सिचुएशन, ठीक है। हम लोग सिचुएशंस को मैनेज कैसे करते हैं, ये हमारे कंट्रोल में जरूर होते हैं। जैसे पोस्ट कोविड में, मतलब ये कोविड-19 एरा, अभी जो एरा चल रहा है, ये कोविड एरा चल रहा है, ठीक है, ये एक एरा ही है, ये युग है एक, ठीक है। और 2020 आई डोंट नो, ये ऑब्वियसली काला अक्षर में लिखा जाएगा, लेकिन कोई अच्छा चीज भी हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा गौर से देखो तो आपको पता चलेगा बुराई के साथ साथ कुछ अच्छाई भी आ रहा है। ये नॉर्मल है, जानते हो ना, when मतलब ये जहाँ एक तरफ कुछ अच्छा होता है तो दूसरा तरफ बहुत बुराई होता है, तो ये हो रहा है। तो जो भी हो, कहने का ही मतलब है कि ये कोविड-19 एरा में कंट्री अपना फाइनेंस को कैसे मैनेज कर रहा है, ठीक है। इट्स अ बिग डिसीजंस, इट्स अ बिग डिसीजंस। वही हम लोग आज जानेंगे, काफ़ी डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, डिटेल्स में स्टार्ट करता हूँ। तो चलो सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी नोट्स लिखो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी नोट्स लिखो, इंट्रो।
क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना जो भी मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ओके, लिखना प्लीज थोड़ा मेरे साथ साथ लिखो, लिखना समझना दोनों में एक साथ चलेगा। इंट्रोडक्शन, लिखना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, नहीं सॉरी, सबसे पहले लिखो देयर आर टू मेजर फाइनेंस फंक्शंस, देयर आर टू मेजर फाइनेंस फंक्शन। ऐसे ही मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, ऊपर से डिजिटल में थोड़ा दिक्कत तो होगा। देयर आर टू मेजर फाइनेंस फंक्शन, ठीक है। फाइनेंस में बेसिकली दो मेजर फाइनेंस फंक्शंस होते हैं। तो ये जो दो मेजर फाइनेंस फंक्शंस है, इसका पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट में लिखना सर प्रोक्योरमेंट। पहला पॉइंट में लिखना प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का अगर हम सिंपल मतलब बताएं तो ये है जुगाड़, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, जुगाड़ में इंडियंस बड़े फेमस होते हैं जानते हो, और मतलब पहले से जुगाड़ नहीं लगाता, एंड वक्त पे जुगाड़ लगाते हैं। ये जैसे आप लोग एग्जाम के एंड वक्त में लगाते हो ना, ठीक है। तो ये जो हैबिट हम लोग एग्जाम के लिए बिल्डअप करते हैं ना, कि अभी तो पढ़ाई नहीं करना है, एंड वक्त में कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज लेवल में जैसे चीटिंग चलता है क्योंकि वो चीटिंग करके वो जुगाड़ लगाया। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स विथ अ व्यू to minimize cost of capital, with a view to minimize cost of capital, with a view to minimize cost of capital, जिसको हम लोग प्यार से डिनोट करते हैं केसी बोल के, ठीक है। प्यार से डिनोट करते हैं केसी बोल के। एंड सेकेंड फंक्शन जो है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन प्रोक्योरमेंट, एंड सेकेंड फंक्शन जो है डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। लिख लो मेरे साथ साथ, ठीक है। द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड with the view to maximize the rate of return, maximize the rate of return, जिसको हम लोग प्यार से क्या कह सकते हैं? प्यार से कहेंगे आर, ठीक है। आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से। स्मॉल आर का मतलब यही है रेट ऑफ रिटर्न। जैसे इसको किस प्यार से क्या डिनोट किए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केसी। सभी समझेंगे ये केसी क्या है, आर क्या है, और इस तरह का मतलब छोटा छोटा फंक्शन में मतलब इस तरह का यूज किया जाता है। फॉर्मूला में बहुत ज्यादा यूज होता है केसी, आर, ठीक है। ये फाइनेंस का फंक्शंस मान सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, किस तरह से काम करता है, ये आगे तो जरूर समझेंगे। बट एक चीज आप लोग एकदम जहन पे ले लो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर हम एकदम लेमैन के भाषा में समझाओ ना, तो दो ही काम है। फंक्शंस का मतलब क्या? उसका फंक्शन मतलब उसका काम, उसका कैरेक्टरिस्टिक, दो कैरेक्टर है, वो दो कैरेक्टर प्ले करता है। एक वो जुगाड़ क्या होगा, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, दैट इज जुगाड़, जुगाड़ो इंसान, ठीक है। इंसान को उतना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। जुगाड़ मतलब कहाँ से पैसा आएगा, बेसिकली फ्रॉम वेयर दे कैन रेज मनी, ठीक है। जैसे हम लोग किसी को भी आज के डेट में अगर कोई बिजनेस का कोई आइडिया लग रहा है, ठीक है, और उसको लग रहा है कि मैं वो बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो क्या सोच रहा है कि एक लोन मिल जाता, तो प्रोक्योरमेंट समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर एक लोन मिल जाता, ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट में अगर आपको लोन चाहिए तो लोन आपको कौन दे सकता है? इन जनरल अगर हम देखें तो बैंक दे सकता है या फिर एनबीएफसी दे सकता है। हेलो, बताना थोड़ा, कि आपको लोन बैंक और एनबीएफसी तो दे सकते हैं आज के डेट में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। ये बैंक हो या आप लोगों को आवाज आ रहा है ना? सबको आ रहा है? सर। मौसमी, डिंकी, हाँ सर। ओके, ठीक है। चाहे बैंक से आप पैसा उठा लो, चाहे एनबीएफसी से पैसा उठा लो फॉर योर बिजनेस, ठीक है, लोन फॉर बिजनेस। तो आपको बिजनेस करना है
और बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और उसी जुगाड़ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोक्योरमेंट। बट सवाल ये उठता है कि आप जो जुगाड़ लगाओगे, सपोज यू नीड 1 लाख, ठीक है, आपका जो बिजनेस प्लानिंग है करेंटली वो अभी 1 लाख का है, ठीक है। तो अगर आप 1 लाख का बिजनेस का पैकेज है आपका, 1 लाख का बिजनेस पैकेज, ठीक है, 1 लाख का इंटरेस्ट बैंक मांग रहा है 12%, ठीक है। एक इन जनरल यही मोटा मोटी एक मार्केट में भी चल रहा है कि बैंक नॉर्मली 12% इस तरह से ही लेता है, 10-12%। तो 1 लाख पे बैंक आपसे इंटरेस्ट लेना चाहता है 12% फॉर 1 ईयर, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट है, दिस इज एनुअल इंटरेस्ट। आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी में लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो 1 लाख 12% रेट में आपको बैंक लोन देना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि ये आपका जुगाड़ का क्या हो गया, कॉस्ट। हर जुगाड़ का एक खर्चा होता है। जैसे एग्जाम से पहले जो लोग चीटिंग करते हैं, सर क्या सिखा रहे हो, चीटिंग करना। देखो सर, आप सीएस वगैरह वगैरह एग्जाम में ना आप चीटिंग नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कोई कर भी लिया लेकिन कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि आप सजेस्टिव वे में जा ही नहीं सकते। ये सिर्फ कॉलेज एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पॉसिबल है, क्योंकि वो कुछ सिमिलर पैटर्न में 5 साल 10 साल में एग्जाम होते जा रहा है, ठीक है। तो उनका पैटर्न थोड़ा है, तो आप वहाँ चीटिंग कर सकते हो। जो भी मैं समझा रहा हूँ बेसिकली पैटर्न, कि जैसे आप जब चीट करते हो तो कोई कोई क्या करता है, चीट को माइक्रो करता है, ठीक है। तो वो माइक्रो करने के लिए वो जेरोक्स दुकान में जाके खर्चा करता है। तो वो एग्जाम में अपना जुगाड़ लगा रहा है, जैसे ही वो एग्जाम दे के पास हो जाएगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वो फंड डिप्लॉयमेंट हो गया। रिटर्न क्या होगा, वो जो पास होगा ना वो उसका रिटर्न होगा, अगर वो फेल हो जाएगा तो नेगेटिव रिटर्न है उसका। लेकिन ये जुगाड़ जब उसने लगाया, थोड़ा बहुत इन मूवमेंट में नोट्स वगैरह दोस्तों से जुगाड़ करके, जेरोक्स करके पढ़ाई करना, थोड़ा माइक्रो करके थोड़ा जुगाड़ को और बढ़ाना, तो उसमें उसका क्या हो गया, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। तो सिमिलर वे में भी हम लोगों का ये जो जुगाड़ का खर्चा है बिजनेस के लिए, जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ 1 लाख का 12%, मतलब हम लोग समझ सकते हैं 12,000। मैं एकदम आपको एकदम बेसिक, छोटा एकदम बेसिक बात कर रहा हूँ, जो मतलब कोई भी, मतलब एक किसान से लेके मतलब एकदम छोटा मोटा बिजनेस जो गांव साइड में एक मुदी का दुकान खोल के बैठता है ना, वो भी ये चीज को समझते हैं। हाँ, उसको एग्जैक्टली नहीं पता कि वो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेज करते हैं, लेकिन इसी तरह से फाइनेंस को मैनेज किया जाता है एकदम रूट लेवल में। ग्रास रूट लेवल तो यही बात करता है। अब अगर ग्रास रूट लेवल में फाइनेंस का सिंपल मतलब हो गया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स पहले, अब हम बात करेंगे डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। अगर ये प्रोक्योरमेंट और डिप्लॉयमेंट अगर आप लिख लिए तो मैं इसको अभी रब करूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने लिख लिया। अगर किसी ने नहीं लिख पाए तो फिर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा। तो सवाल था प्रोक्योरमेंट के ऊपर, अब बात करेंगे डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि जुगाड़ तो लगा लिए लेकिन जुगाड़ को आगे क्या करना है, डिप्लॉय करना है। डिप्लॉयमेंट का मतलब बेसिकली इन्वेस्टमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्ट करना है। ये जो आप बिजनेस के लिए 1 लाख जुगाड़ किए थे 12% रेट में, जो आपका क्या था, ये 12% आपका केसी था, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सिंपल कहने का मतलब है। तो केसी आपका 12% था। अब आपने ये 1 लाख को बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। तो जैसे ही आपने 1 लाख बिजनेस पे इन्वेस्ट किया, तो ये 1 लाख आपका क्या हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया। अब आप 1 लाख बिजनेस पे इन्वेस्ट करके रिटर्न जरूर चाहोगे ना। तो कितना रिटर्न चाहते हो 1 लाख इन्वेस्ट करके, अरे कम से कम मिनिमम बिजनेस को सरवाइव करने के लिए 15% तो मांगोगे। जैसे कल ही कोई मुझे बता रहा था कि आजकल मतलब बिजनेस के लिए लोन के लिए सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। मुझे बड़ा जान के दुख हो रहा है कि जिस तरह से मोदी जी ने बोला उस तरह का कुछ हो नहीं रहा है, जानते हो ना रियलिटी में। मतलब ग्राउंड ग्राउंड रूट में आत्मनिर्भर भारत ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है अभी तक, ठीक है। आगे क्या होगा पता नहीं। ये आत्मनिर्भर भारत का जो प्लानिंग है, जिस तरह से मतलब वो इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह का जो बात कर रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर, अभी तक ग्रास रूट लेवल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बैंक बता रहा है कि भाई जमीन मॉर्गेज रखो, ठीक है, अगर शहर में जमीन होगा तो हम आपको लोन दे सकते हैं, ऐसा सच बताया जा रहा है। लेकिन उसका ग्रास रूट पे अभी भी एप्लीकेशन अच्छा नहीं है, तो पता नहीं। लेकिन ये भी वही है, इंडिया का फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी में अभी मुझे बहुत शक आ रहा है, ठीक है। मतलब सिर्फ ये मार्केटिंग पॉलिसी दिख रहा है, काम अभी कुछ नहीं है। जो बीजेपी सपोर्टर हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यही जो मुझे अभी दिख रहा है मैं वही बोलता हूँ, ठीक है। मैं किसी का सपोर्ट वगैरह तो कर नहीं सकता, मन ही मन में जरूर हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो मैं जरूर बताऊंगा।
ओके, तो 1 लाख पे आप कितना रिटर्न मांगोगे? आर, दिस इज योर आर। आर मतलब 15%। तो आपने 1 लाख का प्रोक्योरमेंट किया 12% में, और 1 लाख को इन्वेस्ट किया 15% में रिटर्न लिया, ठीक है। मिनिमम तो आपको 3% मार्जिन रहना ही चाहिए। तो 15% में आपने रिटर्न कमाया और 12% में आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि अगर आपका डिप्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट आपका प्रोक्योरमेंट से ज्यादा है तो आप बिजनेस को सरवाइव कर सकते हो, तो आप बिजनेस को सरवाइव कर सकते हो। तो इसीलिए एक इक्वेशन आप लिख लो, आर ग्रेटर देन केसी, आर ग्रेटर देन केसी। ऊपर में लिख लो इसके ऊपर, ए फार्म, इसके ऊपर एक नोट्स लिख लो, ए फार्म कैन क्रिएट wealth, a firm can create wealth for its shareholder। मतलब हम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अभी स्टार्टिंग में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट शेयर मार्केट को समझने के लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। अगर किसी को सच में शेयर मार्केट समझना है तो उसको शेयर मार्केट का नॉर्मल जो एक हार्ड एंड कोर जगह है, लेकिन उसको अगर बहुत अच्छे लेवल से उसको समझना है ना, तो उसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का साथ में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज शेयर मार्केट सिर्फ समझना उतना कार्यकर नहीं होता अगर वो बिना एफएम का, बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का शेयर मार्केट समझने का कोशिश करे। The firm can create wealth for its shareholder only by ensuring R greater than KC। मतलब कोई भी बिजनेस जो भी मार्केट में आज है, ठीक है, वो एक चीज तो ऑलवेज इंश्योर करेगा कि उसका रिटर्न जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। जब तक उसका रिटर्न, जैसे हमारा रिटर्न कितना था 15%, है ना, हम लोगों ने 1 लाख लिए थे। अभी देखा, अभी हम लोग एग्जाम्पल चल रहा था 1 लाख एट द रेट ऑफ 12% हम लोगों का प्रोक्योरमेंट था। इसी को बोलते हैं फिनांस। हम लोग बोलते हैं ना फिनांस में लिए हैं, इसी को बोलते हैं ना फिनांस। फिनांस में लिया मतलब ये प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट को बता रहा है, प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, जिसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, केसी कहते हैं, ठीक है, केसी। और ये जो इन्वेस्टमेंट किया, फिनांस जब इन्वेस्ट हुआ, फिनांस करके बैठे थोड़ी ना रहना है। फिनांस करने के पीछे का मेन मकसद क्या है, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, घर में सजा के नहीं रखना है। मतलब लाइक टिपिकल बंगाली मेंटेलिटी, वो क्या करते हैं ना, उसको अगर पैसा मिल जाता है वो एकदम घर में उसको सजा के रखता है। उसको लगता है कि वो अंडा देगा, लेकिन अंडा देने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अंडा भी ऐसे नहीं देता, उसमें भी मुर्गियों का इन्वेस्टमेंट रहता है, मेहनत रहता है, प्यार मोहब्बत रहता है, तब जाके अंडा आता है। तो सिंपल, इसके ऊपर भी प्यार मोहब्बत झगड़ा झाटी करके इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट मतलब आप समझ रहे हो ना, आप कहीं किसी कंपनी में, शेयर में, ठीक है, आप शेयर में डालो, आप म्यूचुअल फंड में डालो, आप बॉन्ड में डालो, ठीक है। तो कुछ म्यूचुअल फंड आपसे दगा कर देगा, ठीक है, कुछ बॉन्ड आपको थोड़ा प्यार देगा, बहुत ज्यादा नहीं, लिटिल बिट लव, ठीक है, लिटिल लव। बॉन्ड आपको लिटिल लव देगा, बहुत प्यार नहीं कि तुम्हारे लिए जान कुर्बान, ऐसा नहीं करता। शेयर या तो जान कुर्बान कर देगा, मतलब टू मच लव भी कर सकता है और टू मच हेट भी कर सकता है। टू मच लव और टू मच हेट। और ये म्यूचुअल फंड है ना, ये थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करके चलता है, ठीक है, ना तो छोटा मोटा प्यार देता है, ना तो बहुत ज्यादा प्यार देता है, ये बीच का रहता है। आप लोग कैरेक्टर समझ पा रहे हो ना, एकदम मुर्गी का अंडा देने जैसा, ठीक है। मुर्गी जैसे अंडा देते हैं ना, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोहब्बत, थोड़ा सा झगड़ा के साथ वो लोग लड़ाई भी करता है, ठीक है। तो सेम वे में कि ये शेयर, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड का रिलेशन भी ना कुछ वैसा ही है, ठीक है, प्यार मोहब्बत से जुड़ा हुआ। तभी जाके हम लोगों को क्या मिलता है, अंडा मिलता है। और ये वर्ड शेयर में भी बहुत यूज किया जाता है। बोला जाता है कि डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन बास्केट, ठीक है, क्योंकि एक ही बास्केट में अगर आप सारा का सारा पैसा डाल दोगे ना, अगर बाई चांस एक एक सर गया, अगर बाई चांस उस पर्टिकुलर शेयर, मतलब एक का मतलब यहाँ पर शेयर का रिटर्न को बताया जा रहा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न को बताया जा रहा है। शेयर में जब रिटर्न मिलता है तो उसको कहा जाता है एग। इसीलिए मैं मुर्गा या मुर्गी का एग्जांपल ले रहा हूँ तब से। शायद आप लोगों को थोड़ा सा मजाकिया लग रहा हो, लेकिन बात एकदम रियलिटी है, तभी मैं बार बार इस तरह से बात कर रहा हूँ। आप लोग बुरा मत मानना, आप लोग सब मैच्योर हो, इतना अंडरस्टैंडिंग मैं सोच ही सकता हूँ। शेयर में जो रिटर्न मिलता है, शेयर का रिटर्न को एग की तरह कहा जाता है। तो बोला जाता है कि सपोज एक बास्केट है, ठीक है, सपोज एक
बस्केट है। अब इस बकेट जो भी बोलो आप, एक बकेट के अंदर अगर आप सारा का सारा एग को डाल दोगे ना, मतलब आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो एक ही बकेट के अंदर अगर आप डाल दोगे तो मुश्किल क्या हो सकता है, अगर बाय चांस एक अंडा सड़ गया, मतलब दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कंपनी का कुछ शेयर में प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है कि आपका सारा का सारा अंडा मतलब खराब हो जाए। इसीलिए अपना इन्वेस्टमेंट को बड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। थोड़ा बहुत आपका, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब आप किस तरह से अपना पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते हो। पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के टाइम पे ये समझना चाहिए होता है कि किस तरह से हम अपना प्रॉपरली हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाए, प्रॉपरली हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर पाए। तो जो भी हो, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का खूबिया है कि ये हम लोग अंडा से जिस तरह से बता रहे थे, इसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये रियलिटी में काम करता है। ओके, तो जो भी हो, लेकिन एक मकसद हमेशा ध्यान पे रखना चाहिए कि 15% ग्रेटर देन 12%, है ना। आर शुड बी ग्रेटर देन केसी, ये होना बहुत जरूरी है। और ये तो गांठ बांध लो, मतलब एफएम का सबसे हॉट पॉइंट है ये, सबसे हॉट पॉइंट कि आर शुड बी ग्रेटर देन केसी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। एफएम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि कुछ भी हो जाए बिजनेस में, आर शुड बी ग्रेटर देन केसी करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। ये जब तक नहीं होता है, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पा रहा है, और इसका मतलब फाइनेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? आर शुड बी ग्रेटर देन केसी। अब ये आर केसी किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसका प्रैक्टिकलिटी होता है, इसी में बात करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का मेन रीजन है। ठीक है, आई होप कि इतना तक आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा हाँ या ना में बताओ तो जाके मैं आगे डीप डाइव करूंगा। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके पीछे का जो कैलकुलेशंस हो सकता है, उसका एक जो आइडिया है, रफ आइडिया, वो क्या आप लोगों को मिल रहा है एक लेमैन के जैसा? यस सर, आ रहा है। ओके, ज्योति? यस सर। ओके, डिंकी क्लियर है ना? डिंकी? हाँ सर। ओके, ठीक है। ओके, अब ये जो दो फंक्शंस हम लोगों ने देखा, एक डिप्लॉयमेंट और एक प्रोक्योरमेंट। वन इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट, सबसे पहले तो ऑब्वियसली प्रोक्योरमेंट, जुगाड़ पहले फिर इन्वेस्टमेंट। प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये दोनों जो फंक्शन है, प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, ये जो दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शंस को समझने के लिए क्या करना है, तो लिखो नीचे। ठीक है, बोथ दिस फंक्शन लिखना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है ये सब। यही सब एग्जाम का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है ना, एग्जाम का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यही सब चीजें लिखना है। ठीक है, अलग से किताब से थ्योरी अलग से रटना नहीं है, यही सब आपको थ्योरी लिखने में हेल्प करेगा। क्योंकि एफएम में जो थ्योरेटिकल पार्ट आता है ना, उसको आप थ्योरी जैसे लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलता। उसको अगर आपको लिखना है तो, स्पेशली मैं चार्टर्ड एंड कॉस्ट में बात कर रहा हूँ, सीएमए के सीएस के लिए तो एमसीक्यू पैटर्न में पूछेगा, लेकिन इसमें अगर जब आपको लिखना है ना, तो आप बेसिकली प्रैक्टिकली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लॉजिक के साथ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलता है। बोथ दिस फंक्शंस require complete control and understanding. Complete control and understanding of time value of money। ठीक है, एकदम जहां पर स्टार्टिंग में चैप्टर लिखे थे ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके ऊपर एकदम स्टार्टिंग में चैप्टर का मतलब जो टॉपिक है, वो टॉपिक के ऊपर भी जगह का नाम लिख दो,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझेंगे तो जाके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में कैसे काम करता है उसका आइडिया आपको मिलेगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी अंडरस्टैंड करने से ही हमको समझ में आएगा ये प्रोक्योरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट रियलिटी में कैसे फंक्शन करता है। इसी में आगे का चर्चा जारी रहेगा। ओके, मैं रब करता हूँ, ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। ओके, पैरा चेंज करके लिखना, वी डिवाइड our discussion on TBM into the following parts। कुछ पार्ट्स में हम लोग इसको जरूर अलग कर सकते हैं। जैसे पार्ट 1 मतलब पूरा फाइनेंस को पढ़ने के लिए कुछ पार्ट से हम लोग इसको अलग अलग सोच सकते हैं। पार्ट 1 इंटरेस्ट रेट, ये एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, कैसे इंटरेस्ट रेट तय होता है, आपको मतलब बहुत जान के अच्छा लगेगा कि ये बैंक्स या फिर कोई भी जगह में जब हम लोग कहीं पर भी अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली बैंक, पोस्ट ऑफिस, NBFCs जहाँ पर हम लोग पैसा रखते हैं, ठीक है, ये डिपॉजिट जहाँ करते हैं, वो हमें इंटरेस्ट देता है, बट उस इंटरेस्ट देने के पीछे का राज क्या है, मतलब हाउ दे बेसिकली डिसाइडेड what kind of interest we should provide to our customers and how they choose what should be the interest rate and how they put that interest rate into the business। ये सब हम लोगों को जानने को मिलेगा, थोड़ा वेट करो, आपको अच्छा लगेगा, गारंटी है। पार्ट टू जो है दैट इज पार्ट 2 क्या है, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ये तो आप लोग बचपन से करे आ रहे हो, अब आप लोग जो सीखोगे ना कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, ये आप लोग को और मजा देगा, क्योंकि ये जो बचपन वाला जो पढ़ाई था ना, वो बचपन वाला पढ़ाई और मजेदार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल में कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग में बात करेंगे। और एक पार्ट आ सकता है दैट इज पार्ट 3, जिसको हम लोग एन्युइटी के नाम से जानते हैं। एन्युइटी का बहुत बड़ा रोल होता है फिनेंस में, क्योंकि आप लोगों को एक आइडिया है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि गवर्नमेंट का बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, लाइक प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ठीक है, जो लोग आप लोग टैक्स करते हो वहाँ पर प्रोविडेंट फंड का सम्स करते हो, पेंशन का सम्स करते हो, ग्रेचुइटी का सम्स करते हो। ये जो पैसा इकट्ठा किया जाता है ना उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए, ये जो सिस्टम पे फॉलो होता है ना, वो एन्युइटी पैटर्न पे फॉलो होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एन्युइटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड और एक पार्ट, ठीक है, अनदर पार्ट इज पार्ट 4, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पार्ट 4, जिसको हम लोग रेसिडुअल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? रेसिडुअल, ठीक है। ये रेसिडुअल क्या होता है इसकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसमें मैं लास्ट में चर्चा करूंगा कि हाउ रेसिडुअल एक्चुअली वर्क्स। पार्ट 4 रेसिडुअल, ठीक है, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है, रेसिडुअल कैसे काम करता है। तो बेसिकली क्या क्या आइडिया मिला, पार्ट 1 में इंटरेस्ट रेट का डिस्कशन होगा, पार्ट 2 में कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग का डिस्कशन होगा, पार्ट 3 में एन्युइटी का डिस्कशन होगा, ठीक है, एंड पार्ट 4 में रेसिडुअल का डिस्कशन होगा। तब जाके ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर है, इसका पूरा का पूरा आइडिया आपके सामने क्लियर होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी मतलब फाइनेंस का जान है, ठीक है, धड़कन मान सकते हो। ये जब तक धड़केगा, इसको जो समझ पाएगा वही फाइनेंस का एक मतलब जो हार्ट बीट है, जो लाभ डाब होता है ना, ये अंदर में जो होता है उसको लाभ डाब कहते हैं, ठीक है, ये लाभ डाब समझ पाओगे, ठीक है, ये लव डब है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग हो आई डोंट नो। तो ये लव डब है फाइनेंस का, तो प्लीज ध्यान से सुनना। अच्छा, इतना तक कॉपी कर चुके हो? बताना प्लीज। यस सर। ओके, रब करूं फिर मैं? यस सर। सबका हो गया ना? मैं रब कर रहा हूं फिर।
यस सर। ओके, तो ये था टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंट्रो लिटिल बिट, और फाइनेंस का इंट्रो तो स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। अब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसी में डीप डाइव अभी होगा, ठीक है। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी में काफी सारा बातें जानना है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरेस्ट रेट पे, जो एकदम पॉइंट अभी लिए ना, कुछ पार्ट में जब हम लोग इसको हिस्सा में बांटे तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहला पॉइंट था इंटरेस्ट रेट, तो उसी को हेडिंग करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे भी हेडिंग करो इंटरेस्ट रेट। ये एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट के वाइज एक प्रूवमेंट टाइप में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग फाइनेंस में ना दो तरह से होता है, एक होता है मैथ्स, ठीक है, एक होता है फाइनेंशियल मैथ्स। मैं आपको बता दूं फाइनेंस में क्वेश्चन कैसा हो सकता है। फाइनेंस में एक होता है मैथ्स, ठीक है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल मैथ्स समझ सकते हैं। दूसरा होता है मैथ्स विथ प्रूफ, मतलब वो थ्योरम पढ़ते थे ना बचपन में मैथमेटिक्स में, जिसमें आपको कैलकुलेशन करके प्रूफ करना पड़ता था, मतलब विथ एनालिसिस, विथ एनालिसिस। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एंड थर्ड होता है प्योर थ्योरेटिकल कुछ, ठीक है, प्योर थ्योरी टाइप में, ठीक है। ये तीन तरह का सवाल फाइनेंस में शुरू होता है। इसमें ये जो इंटरेस्ट वाला बात है, ये आप बता सकते हो थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा सा एनालिसिस। एनालिसिस ज्यादा है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना प्लीज। ओहो, ओके। तो इंटरेस्ट रेट में हेडिंग करना कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्या हेडिंग करना है? कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट, कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। कंपोनेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट में आप लोग तीन अलग कॉलम बनाना, तीन कॉलम बनाना। पहले में आप लोग लिखना आर एफ रियल। क्या लिखना है? आर एफ रियल। आर एफ का फुल फॉर्म बता देता हूं, रिस्क फ्री। आर एफ का फुल फॉर्म क्या है? रिस्क फ्री। ध्यान से सुनना, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात में जा रहा हूं। रिस्क फ्री रियल। रियल अकाउंट पढ़े हो ना अकाउंट्स में, उसी रियल अकाउंट्स का जैसे रियल मतलब होता है, ये रियल का भी मतलब वही है। रिस्क फ्री कैसे होता है वो तो मैं अभी आता हूं बताऊंगा आपको। ये रिस्क फ्री रियल जहां पर आप लिखे हैं, इसके नीचे लिख दो, नीचे नहीं ऊपर में लिख दो, नीचे नहीं, नीचे तो कुछ और लिखना है। विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन, ठीक है। शायद येलो में प्रॉब्लम हो रहा होगा आपको। क्या ये येलो दिख रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है? हेलो, लिख लिया है सर, छोड़ दो। ओके। विदाउट इन्फ्लेशन, तो आरएफ रियल में, रिस्क फ्री रियल में विदाउट इन्फ्लेशन का एक पॉइंट देना। फिर सेकंड में बीच में दे दो इसको, बीच वाला पॉइंट में लिख देना इन्फ्लेशन प्रीमियम। क्या लिखना है? इन्फ्लेशन प्रीमियम। इसके ब्रैकेट में दे देना ऊपर में नॉमिनल। जो वहां पर जैसे लिखा ना विदाउट इन्फ्लेशन, यहां लिखना नॉमिनल, ओके। इन्फ्लेशन प्रीमियम में लिखना है नॉमिनल। एंड लास्ट पार्ट, तीन हिस्सों में बांटा गया इंटरेस्ट रेट को। लास्ट पार्ट इज रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम जो है, इसमें आप लिख लो, इसमें सिंपल इंग्लिश में या जो भी भाषा आपको पसंद है लिख लो, पैसा डूब सकता है।
ठीक है, पैसा डूब सकता है। रीजन बताता हूं, पैसा डूब सकता है। रिस्क प्रीमियम, बेसिकली आपको तीनों चीज याद रखना है। एक आरएफ रियल याद रखना है, दूसरा इन्फ्लेशन प्रीमियम याद रखना है, एंड तीसरा रिस्क प्रीमियम याद रखना है। ये तीनों इंटरेस्ट का कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, उसमें पहले में मैंने बताया विदाउट इन्फ्लेशन, मतलब जब जहां महंगाई नहीं होता है, ये नॉमिनल मतलब थोड़ा बहुत महंगाई है, और इसमें पैसा डूबने का चांसेस है। ठीक है, अब क्या हो रहा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जस्ट वेट। कोई भी मूवी जब स्टार्ट होता है ना, अगर पहले ही सब समझ में आ जाए ना, तो मूवी देखने का मजा किरकिरा हो जाता है। आजकल डायरेक्टर भी इसीलिए ना मूवी में स्टार्टिंग में ना सब कुछ एकदम हैफाजट करके रखता है, ताकि आप आंख लगा के खड़े रहो, बैठे रहो, ताकि एंड पे जाके आपको पता चले आखिर में हो क्या रहा था। तो हम भी कुछ ऐसा ही कोशिश कर रहे हैं। सर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो? हाँ सर, एकदम नहीं, नहीं रे बाबा, हमको डायरेक्टर नहीं बनना है। ओके, तो लिखना प्लीज, आरएफ रियल के नीचे लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आरएफ रियल के नीचे लिखना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दी sacrifice, for the sacrifice of current consumption, current consumption, opportunity cost for the sacrifice of current consumption। नीचे एक अमाउंट दे दो, से मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट 3% से 3%। मैं आगे आता हूं, पहले थोड़ा लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं क्या हो रहा है। इन्फ्लेशन प्रीमियम के नीचे लिखना कंपेंसेशन, compensation for the expected loss of purchasing power, expected loss of purchasing power, compensation for the expected loss of purchasing power, इसके ब्रैकेट में दे दो से 5%। ठीक है, एंड लास्ट में रिस्क प्रीमियम में कॉम्पेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, कॉम्पेंसेशन फॉर टेकिंग रिस्क, ब्रैकेट में से 6%। से मतलब एग्जाम्पल, हाँ, से मतलब बेसिकली मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूं। लिख लेना, थोड़ा लिख लेने से बोलना, मैं समझाऊंगा। लिख लिया है सर। हो गया सबका? तो तेरा होने से थोड़ी होगा, सबका होना पड़ेगा ना। हाँ सर, हो। ओके, तो देखो, ये जो इंटरेस्ट का तीनों अलग अलग पार्ट मैंने अभी समझाया आपको, बस बताया। एक मैंने बताया आरएफ रियल के बारे में, ठीक है, रिस्क फ्री रियल। आप जस्ट इमेजिन करो, आप एक ऐसा इकोनॉमी में हो, ठीक है, कि जहां पर कोई इन्फ्लेशन नहीं है। ठीक है, चलो दिखाते हैं आपको एक ऐसा इकोनॉमी, एक ऐसा इकोनॉमी जहां इन्फ्लेशन नहीं है। एक मिनट देखते हैं कि ऐसा इकोनॉमी, इन्फ्लेशन फ्री इकोनॉमी, एक आइडिया, मतलब रंगे हाथ आइडिया मिल जाना चाहिए। इन्फ्लेशन फ्री इकोनॉमी, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। नॉर्मली कुछ कंट्री ऐसा है अपने वर्ल्ड में,
एक एक आइडिया मिल जाएगा अभी आपको। देखो कुछ कंट्री ऐसा भी है जहां इन्फ्लेशन एकदम नेगेटिव में है, दिख रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ओके, देखो ये मतलब एक ट्रेंडिंग है, ये एक एस्टिमेटेड लास्ट 3-4 साल का एक एस्टिमेटेड है। इसमें आप देख सकते हो इंडिया कहाँ है, इंडिया नहीं दिख रहा है क्या? इंडिया नहीं दिख रहा है क्या? पाकिस्तान तुर्की कुछ दिखा, तुर्की 12.6, श्रीलंका, अच्छा जो भी हो, यहाँ पर बेसिकली आपको नेगेटिव इन्फ्लेशन इंडिया है तो ये 7.80 इंडिया है नीचे। 7.80 इंडिया कहाँ देखो? পাকিস্তানের নিচে আছে, পাকিস্তানের বড় नीचे जाओ नीचे और नीचे पाकिस्तान का कितना है? 14.56 इसका इन्फ्लेशन है 2020 का। समझ रहे हो पाकिस्तान का हालत? 15% इन्फ्लेशन में पाकिस्तान जा रहा है। आपको इंडिया कहाँ दिखा रहे? হ্যাঁ ছিল তো ओ अच्छा हाँ, 7.3 था इंडिया था। मिल गया 7.35 2019 का एस्टिमेटेड है। मतलब इंडिया में आप मान के चलो नियर अबाउट 8% का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, जहां पाकिस्तान में 14-15% का। पाकिस्तान के साथ कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बस एक आइडिया देना चाहता हूँ। और कुछ कंट्री है, इन्फ्लेशन का क्या हालत होना चाहिए उसके ऊपर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको क्या हेल्प करता है, उसी में मैं मेनली बात कर रहा हूँ। ये जो इन्फ्लेशन रेट है ना, देखो कुछ अच्छा कंट्री है जैसे कि मॉरिशस, ठीक है, ये जो 2 से लेके 4 तक का जो इन्फ्लेशन रेट है ना, ये अच्छा है। ये देखो यूनाइटेड स्टेट्स, देख रहे हो ना, कंट्री देख के आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लेशन रेट देखो 2.49, दैट मीन्स इकोनॉमी काफी स्टेबल में है। थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, ठीक है, एकदम इन्फ्लेशन ना होना बहुत खराब है। मतलब अगर इन्फ्लेशन नहीं है मतलब इकोनॉमी कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन नहीं है दैट मीन्स इकोनॉमी कुछ नहीं कर रहा है। अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा है मतलब इकोनॉमी एक स्टेबिलिटी में है। और अगर इन्फ्लेशन जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, जैसे इंडिया का इन्फ्लेशन ना, मतलब वो क्या बताऊं, प्रेशर जैसे होते हैं ना, वो प्रेशर सिचुएशंस में ही है, बॉर्डर लाइन पे है। ये तो बॉर्डर लाइन छोड़ के निकल गया, ठीक है। ये जितना और भी जो भी हाई रेट में है वो बॉर्डर लाइन छोड़ के निकल गया। और कुछ कंट्रीज है जहां नेगेटिव है, इसका मतलब वो इकोनॉमी फंक्शन ही नहीं कर रहा है। अब सर इसमें हम समझना क्या चाहते हैं? भूटान का देखो बहुत अच्छा मतलब इन्फ्लेशन रेट है 3.40, छोटा सा देश है, ठीक है, लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा संभालना जानता है। इवन श्रीलंका का भी सिचुएशन आई थिंक इंडिया से बेहतर है, अभी मिला था मुझे कहीं, बेटर देन इंडिया। बांग्लादेश का भी हालत इंडिया से बेहतर है, देखो 6.50 ये रहा श्रीलंका। बांग्लादेश नीचे भी नीचे अच्छा है, श्रीलंका 6.50, ठीक है, हाँ बेटर ये देन रहा। इंडिया, नॉट वेरी गुड बट बेटर देन इंडिया। और कुछ जो बहुत हाई रेंज में कौन है दिखते हैं थोड़ा सा, जिम्बाब्वे, मैं बार बार बताता रहता हूँ ना आप लोगों को क्लास में, जिम्बाब्वे अफ्रीका का जो नेशन है जो चाइना के पास कंप्लीटली बिक चुका है, चाइना के पास ये कंप्लीटली सेल हो चुका है, मतलब इसका हालत बहुत ही खराब है। 161.8%, जस्ट इमेजिन। ओ अच्छा, इसके बारे में भी मैंने बात किया क्लास में, कभी शेयर के क्लास में स्पेशली हम लोग ये सब बातें करते हैं। वेनेजुएला देखो वेनेजुएला का, क्या आप काउंट कर पा रहे हो? 2,00,000%। এত হয় নাকি 2 লাখের মতো? हाँ, ये कंट्री এখানে আলু কিনতে গেলে বস্তা ভর্তি টাকা নিয়ে যেতে হয়, একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল নিউজ পেপারে। अगर किसी का जूता मतलब जूता खरीदना तो बहुत दूर की बात, एक सिंपल अगर तुमको जूता सिलाई भी करना है ना, उसके लिए भी ना मिनिमम 50,000 खर्चा करना पड़ेगा। पैसा का कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यूएशन ऑफ मनी। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, कैन यू इमेजिन? लेकिन वेनेजुएला का इकोनॉमी इतना खराब भी नहीं है, वो तो ऑयल बेस्ड कंट्री है,
बहुत सारा ऑयल का कुआं है यहाँ पर, मतलब पेट्रोल डीजल का, ठीक है, ऑयल का वेल है इधर, लेकिन फिर भी देखो पैसा इतना अच्छा नेचुरल रिसोर्सेज है, फिर भी ये कंट्रोल नहीं कर पाया, मतलब अपनी इकोनॉमी फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाया, तो पूरा का पूरा एकदम मतलब ये ब्लीड कर रहा है बेसिकली, ये ब्लीडिंग हो रहा है इसका, ये इकोनॉमी नहीं चल रहा है, ये इकोनॉमी में ब्लीडिंग चल रहा है, मतलब खून बहे जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? मतलब इसका मतलब क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे हम लोग यही चीज में मेनली फोकस करते हैं कि मेनली टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहते हैं कि आज अगर आपके पास, ओहो एक सेकेंड, अगर आज आपके पास, अच्छा ये तो हो गया, मैं इसको रब करता हूँ, नहीं इसको रहने दे, इसको रहने दे, अगर आज आपके पास 100 रुपीज है, क्यों नहीं हो पा रहा है, बार बार रबर आ जा रहा है, हे भगवान। वेट अ मिनट, वेट, एक सेकेंड है, मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन को क्लोज करके फिर से चलाऊंगा, वेट, कल भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा था जो आपको एप्लीकेशन में लिख के बाद में बता रहा हूँ, तब तक मैं आपको स्टोरी बता दे रहा हूँ कि एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कब ऐसा हो जाता है, जब अपना फाइनेंशियल को मैनेज नहीं कर पाता। अब फाइनेंशियल को मैनेज नहीं कर पाया, दैट मीन्स उसकी इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको वो प्रॉपर लेवल पे काम पे नहीं लगा पाया, या फिर दूसरा कंट्री जो है उससे वो इतना ज्यादा उधार ले लिया है, जैसे कि जिम्बाब्वे का जो 161% का, आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? यस सर। ओके, जिम्बाब्वे का क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जो चाइना जो है ना, चाइना से ये बहुत सारा प्रोडक्ट मतलब चाइना इसको सेल करने लगा, और जरूरत का चीज मिलने से कौन मना करता है, बोलता है हाँ भाई दे दो, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। और ऐसे तो नहीं है कि बार बार क्रेडिट सिस्टम पे आप लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, ऐसा तो नहीं, तो बदले में वो भी एक पेपर वर्क करता है कि अगर बाई चांस आप नहीं दे पाते तो आपके कंट्री का ये पोर्ट हमारा हो जाएगा, आपके कंट्री में ये सी रूट हमारा हो जाएगा, आपके कंट्री में ये एयर वाला जो रूट है, आसमान वाला रूट हमारा हो जाएगा, अगर आप बाई चांस पेमेंट नहीं कर पाते। तो इवन चाइना जिम्बाब्वे में जो किया कि जिम्बाब्वे में चाइना का करेंसी चलता है, मतलब बाद में ऐसा हो गया कि अभी जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे का जो करेंसी है उसका कोई वैल्यू नहीं है, उल्टा अगर तुम्हारे पास चाइना का करेंसी है इन जिम्बाब्वे, देन आप कुछ ना कुछ परचेस कर पाओगे। वो तो जिम्बाब्वे, पाकिस्तान में भी एक ही बात है। पाकिस्तान का सिचुएशन अभी अभी तक हुआ नहीं है, वेट, हाँ, मतलब जिस तरह से वो जा रहा है करेंटली, अगर ऐसा चलता जाएगा, ठीक है, तो मुश्किल में पड़ेगा। अभी भी वैसा हालत हुआ नहीं है जिस तरह से हम सोच रहे हैं, 15% है, अभी भी मैनेजेबल है, अभी भी मैनेजेबल है, भगवान करे वो मैनेज कर ले, मैं भगवान से यही दुआ मांगूंगा। क्यों जानते हो, मतलब किसी के जो हम लोग नॉर्मली, पाकिस्तान हम लोग का बहुत बड़ा एनिमी है, आई अंडरस्टैंड, बट एक चीज जानो कि पाकिस्तान हमारा एनिमी जरूर हो सकता है, बट पाकिस्तान हमारा बिछड़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हमारा कल्चर वगैरह एवरीथिंग मैच करता है, हमारा भाषा मैच करता है, हमारा कल्चर मैच करता है, बस कुछ अपना पर्सनल मुद्दा के लिए हम लोग लड़ते हैं। अगर हमारे बगल में रह के अगर पाकिस्तान का इकोनॉमी खराब हो जाता है ना डे बाय डे, तो हम तो पाकिस्तान को लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है बहुत ज्यादा, तो मारकाट बहुत हो जाएगा। लेकिन अगर चाइना पाकिस्तान को ले लिया ना, जैसे ऑलरेडी कश्मीर में बहुत सारे एरिया में वो लेके रखा है, और पाकिस्तान के साथ टाई अप करके वो जिस तरह से फ्रंट लाइन पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर बनाया ऑलरेडी, मतलब रास्ता वगैरह बन चुका है,
अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, बहुत सारा काम पेंडिंग है, पता नहीं वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, चाइना पाकिस्तान को ले लेगा ना, तो इससे इंडिया के लिए बहुत खतरा और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं हेलो भगवान से दुआ मांगूंगा कि पाकिस्तान अपना इकोनॉमी को सुधार ले। हेलो। हाँ बोलो। और एक दिन मतलब बांग्लादेश में भी बहुत सारा चाइना का जो प्रोडक्ट है हाँ, उसका जो बांग्लादेश ट्रेड में है, सेम प्रॉब्लम चल रहा है। उसका तो चाइना ने बोल दिया बांग्लादेश में जो ट्रेड होता था तो कुछ प्रोडक्ट का उसका तो मतलब कस्टम नहीं लगेगा बांग्लादेश जाने में। हाँ, चाइना में डिक्लेयर कर दिए कल। वो तो कस्टम्स ड्यूटी भी फ्री कर रहा है, मतलब जस्ट सोचो कि क्या क्या वो लोग मतलब प्लान कर रहा है, मतलब ताकि कुछ भी कर सके इकोनॉमी के साथ। अब वही मैं कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये बैंक में जो हम लोग को इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, इसका पूरा का पूरा जो सिनारियो है ना, ये इन्फ्लेशन के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। एक मिनट, मैं ना ये अपना जो स्क्रीन है ये काम नहीं कर रहा है, एक मिनट वेट करो, मैं अभी आता हूँ, वेट। वेट, हाँ वेट, आ रहा हूँ। अच्छा, वो पहले जो लिखे थे वो लिख लिए थे ना, वो इंटरेस्ट का जो भी था। यस सर, लिख लिया था सर। एक्चुअली वो वाला एप्लीकेशन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। दूसरे वाले लैपटॉप में शिफ्ट कर लो ना, उसमें नहीं चल रहा है क्या? अरे नहीं, क्या बोलते हो, सब सॉफ्टवेयर तो एक साथ नहीं है ना, इसीलिए मुश्किल हो जाता है। सारा का सारा सॉफ्टवेयर मेरे यहाँ पर है, तो तेरा वाला लैपटॉप जो है ना वो, उसमें सब कुछ है नहीं, और सारा का सारा ना सब चीज़ में सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए एक अच्छा। ही जगह में रखे हैं, नहीं तो हो जाता।
फिर कौन बोल रहा है रीजॉइन नहीं हो रहा है? मौसमी बाहर निकल गया। एक सेकेंड ओके। कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गया, बार बार पेन की जगह रब कर्स ये रबर आ जा रहा है, इरेजर आ जा रहा है। कोई ज्वाइन किया? हाँ। अच्छा देखो, जो मैटर में बात कर रहा था, शायद मुझे आज लिखने में दिक्कत होगा, लेकिन अब मैं डिक्टेट करूंगा तो आप लोग लिख लोगे। हाँ, डिक्टेशन पे ही थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, लिखने में मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। सबको आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। ओके। थोड़ा सा मतलब राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है,
सम फॉर रीजन पता नहीं क्या हुआ। कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, लिखने में दिक्कत, बार बार इरेजर आ जा रहा है लिखने के बीच में। मैं डिक्टेट करूंगा, आप लोग लिखना। हाँ ओके ठीक है। देखो स्क्रीन शो नहीं है ना? नहीं, स्क्रीन ऑफ है। स्क्रीन ऑफ है, एक सेकंड। अच्छा, तो बेसिकली जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि ये जो इन्फ्लेशन का जो खेल है, अगर मानो कोई कंट्री में इन्फ्लेशन है नहीं, ठीक है, स्पेशली एकदम ना होना तो बहुत खतरनाक बात है। जैसे कि वो एकदम स्टार्टिंग में कुछ कंट्री ऐसा था ना जिसमें मैं बात कर रहा था कि इन्फ्लेशन है ही नहीं, आप लोग देख भी सकते हो, कहीं कहीं तो नेगेटिव भी है, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, किसी किसी जगह में तो एकदम नेगेटिव है। ये अच्छा बात नहीं है, एक नेगेटिव रहना इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब इकोनॉमी में ना, मतलब ऐसा कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ठीक है, मतलब किसी मैटर पे वो इकोनॉमी चलता है और किसी मैटर पे वो, अगर वो मैटर काम नहीं कर रहा तो इकोनॉमी एकदम स्टॉप हो जाता है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। बट जस्ट इमेजिन कि आप एक ऐसे इकोनॉमी में रहते हो जहाँ इन्फ्लेशन बहुत ही कम है, जैसे कि यूएस में। अगर आप यूएस वगैरह में थोड़ा सा खोज लोगे ना, तो वहां पर जो इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन 2 से 3% का इन्फ्लेशन है, ठीक है, 2 से 3% का इन्फ्लेशन है। अब जब इन्फ्लेशन 2 से 3% का है, तो आप बैंक में जाओगे, जैसे हम लोग का फर्स्ट पॉइंट आरएफ रियल में आ जाओ, ठीक है, थोड़ा टाइम में इंटरप्शन हुआ, सॉरी फॉर दैट, बट मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। जैसे आरएफ रियल में बात कर रहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द सैक्रिफाइस ऑफ करंट कंजम्पशन, मतलब आप बैंक में जाके अपना पैसा जमा करना चाहते हो, प्लीज थोड़ा कम बैक करो, हाँ थोड़ा प्लीज कम बैक करो। आप बैंक में जाके अपना पैसा जमा करना चाहते हो और बैंक आपको आपके सेविंग्स में, बैंक आपको अपना सेविंग्स में, ये बैंक है, हाँ ये बैंक है, बैंक आपको अपने सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट देना चाहता है। तो आप बैंक में क्यों जाओगे? सवाल ये उठता है कि आप बैंक में क्यों जाओगे? ताकि आप जो अभी करेंटली कंजम्पशन ना करके बैंक के पास जमा कर रहे हो ना, तो बैंक, आप कहना चाहते हो कि मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं अपना कंजम्पशन, मैं अपना कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहा हूं, तो मुझे बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि ये कुछ तो मिलना जो चाहिए वो बैंक किस हिसाब से देता है? वो बैंक इन्फ्लेशन के हिसाब से नॉर्मली देता है। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन नहीं है या फिर बहुत ही कम है, तो आप सेविंग्स में जो भी, इवन आपको बता दूं कि इंडिया में तो फिर भी सेविंग्स में पैसा रखने के बाद बदले में आपको 2 to 3% या 4%, हाँ करेंटली थोड़ा 3-4% में ही चल रहा है। कुछ बैंक्स था जो 6% का चला रहा था, पता नहीं अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है आफ्टर कोविड के बाद। इंडिया में आप सेविंग्स में पैसा रखते हो तो बदले में आपको 3% 4% मिलता है। लेकिन डेवलप्ड नेशंस लाइक यूएस जैसे में ना, सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको उल्टा एक्सपेंस करना पड़ता है। क्या आपको किसी को ये आइडिया है? सच में ऐसा होता है बोल के किसी के पास ये आइडिया है? नहीं? ओके, अगर नहीं है तो थोड़ा फाइंड आउट करो। सच में वहां पर सेविंग्स, सबको मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं? हेलो? यस सर, साउंड क्लियर है। हाँ सर। ओके, नहीं आप लोग सब चुप हो तो मैं सोचा कि आप लोग आउट हो गए। मतलब वहां पर सेविंग्स में पैसा रखने के लिए आपको अलग से एक चार्जेस देना पड़ता है कि भाई बैंक में पैसा तुम मेंटेन करने के लिए रख रहे हो तो मेंटेनेंस का पैसा दो, क्योंकि घर पे चोरी वगैरह का प्रॉब्लम है और वहां पर क्योंकि प्लास्टिक मनी चलता है ना, मतलब वहां पर सब कुछ वर्चुअल वर्चुअल होता है, डिजिटल सिस्टम में ज्यादा होता है, कैश का ट्रांजैक्शन बहुत कम होता है। तो जो भी कैश आप कमाओगे या फिर जो भी डिपॉजिट्स आप बैंक आपका मेंटेन करेगा, दे मतलब सेविंग्स पे वो लोग चार्ज भी ले लेता है। और ये लोग उतना इंटरेस्ट तभी देगा अगर इन्फ्लेशन का कुछ मैटर थोड़ा बहुत रहे तो, ठीक है। तो बेसिकली जहां रिस्क कुछ भी नहीं है, आरएफ रियल का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं आपको, आरएफ रियल का मतलब यही हो गया ना कि रिस्क फ्री रियल अमाउंट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है ही नहीं तो आप बैंक में जाके जो पैसा रखोगे वो तो रिस्क फ्री है, क्योंकि इन्फ्लेशन है नहीं तो रिस्क फ्री। तो आप अपना कंजम्पशन ना करके बैंक के पास जाके वो जमा कर रहे हो, क्योंकि आपने थोड़ा सा सेक्रीफाइस अपने लिए किया, तो बैंक से आप बोल उम्मीद कर ही सकते हो कि भाई कुछ तो दे दे। दैट्स वाई ये जो सेविंग्स में 2-3% का जो खेल है ना,
सेविंग्स अकाउंट में जो 2-3% का खेल है ना, तो बैंक इसी कारण से चूज करता है कि वो बंदा अपना सैक्रिफाइस, कंजम्पशन सैक्रिफाइस करके मेरे पास आया, तो क्यों ना इसको मिनिमम इतना दिया जाए, और वो कंज्यूमर भी जो बैंक में जाके अपना पैसा जमा करते हैं वो इतना उम्मीद रख ही सकता है, इसीलिए आपके सेविंग्स में इतना छोटा अमाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। दिस इज हाउ आरएफ रियल वर्क्स, दिस इज हाउ सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट वर्क्स। मतलब सेविंग्स अकाउंट में जो इंटरेस्ट है इसके पीछे का यही कहानी है। सेविंग्स अकाउंट में जो 3%, 4%, कोई कोई कंपनी जो 6% का खेल खेलता है ना, वो मार्केटिंग है, वो मार्केटिंग है, ताकि और भी लोग उस कंपनी में आके उस पर्टिकुलर बैंक में जाके पैसा जमा करे, वो उसका मार्केटिंग का पॉलिसी है। वो मतलब दूसरा टाइप में मार्केटिंग ना करके इस तरह से मार्केटिंग करता है, ठीक है। मतलब और भी मार्केटिंग का वे आउट हो सकता है, लेकिन उसको ये लगता है कि ये वाला मार्केटिंग का वे ज्यादा अच्छा है, दैट्स द वे वो ये वाला यूज करता है। तो ये था आरएफ रियल का कहानी। तो आरएफ रियल में इसीलिए इसको क्या कहा गया, विदाउट इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमी में सिचुएशंस कुछ ऐसा, कंट्री जैसा, मान के चलो इंडिया में भी ऐसा, इन्फ्लेशन उतना है नहीं, आप बैंक में जाके पैसा जमा कर रहे हो तो बैंक आपको क्या इंटरेस्ट देगा, जैसे हमारे यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट में देता है, बस इसी मैटर को समझते हुए। अगर ये क्लियर है तो क्या मैं इन्फ्लेशन प्रीमियम में जाऊं, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है ना वहां पर नॉमिनल इन्फ्लेशन माना जाता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम जो है वहां पर नॉमिनल इन्फ्लेशन माना जाता है। कैसे नॉमिनल इन्फ्लेशन कैसे माना जाता है? जो हमारा इन्फ्लेशन प्रीमियम है, मतलब मैं बता रहा हूं बेसिकली सेकेंड पॉइंट, जहां आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम आपसे लिया गया, इसका मतलब यही हो गया कि इन्फ्लेशन प्रीमियम अगर लिया गया, मेरा पेन नहीं काम कर रहा है, मैं माउस से लिख रहा हूं, थोड़ा दिक्कत होगा। आपका इन्फ्लेशन प्रीमियम तभी आपसे लिया गया जब आपको कंपेंसेट किया जा रहा है फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर, क्योंकि मार्केट में जब इन्फ्लेशन ज्यादा होता है, जैसे इंडिया में अगर हम देखें, इंडिया में इन्फ्लेशन कितना है, 7.8% के आसपास। हेलो, इंडिया में इन्फ्लेशन करीब 7.8, मतलब मैं मान के चलता हूँ 8% के आसपास 2020 का एस्टिमेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज अगर आपके पास, ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो जाता है, आज अगर आपके पास 100 रुपीज है, यही 100 रुपीज 1 ईयर बाद 108 हो जाएगा। मतलब बेसिकली सेम, मतलब आज 100 रुपीज से आप जो चीज परचेस कर सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग हो जाना, ठीक है। 8% इन्फ्लेशन का मतलब 100 का 8% करो, 100 का 8% कितना हो जाएगा, 8 रुपीज। दैट मीन्स ये आज का 100, टुडे जो 100 है, ठीक है, टुडे जो 100 है, 8% इन्फ्लेशन का मतलब नेक्स्ट ईयर उसका वैल्यू हो जाएगा 92, जो आपके पास पड़ा हुआ है। आपको लग रहा है आपके पास 100 का नोट है, लेकिन वो आपके पास 100 का नोट नहीं है। जब अगर मार्केट में इन्फ्लेशन जैसे कि 2020 में एस्टिमेटेड इंडिया का है, तो अगर आपके पास एक 100 रुपीज का नोट है ना, वो 100 रुपीज का नोट 1 ईयर बाद 8% में डिस्काउंट हो जाएगा, एंड वो डिस्काउंट जब ऐसे हो गया तो उसका वैल्यू हो गया 92। इसको ये उल्टा साइड से हम समझ सकते हैं। अगर हम और एक पहलू भी है इसका कि 100 का नोट 8% डिस्काउंट होकर 92 का वैल्यू हो जाता है, इसी का मतलब होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, तभी तो महंगाई। और एक पहलू है कि अगर आज आप कोई भी प्रोडक्ट 100 में परचेस कर सकते हो, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 8% का है, दैट मीन्स नेक्स्ट ईयर सेम प्रोडक्ट अगर आपको परचेस करना है तो आपको 108 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा, 108 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपका अगर इनकम में चेंजेस नहीं हुआ, अगर आपका इनकम 100 के 100 की रह गया, बढ़ा नहीं, तो आप क्या हो जाओगे, गरीब बन जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 8 रुपया कहीं ना कहीं से मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, या तो आपका कुछ नेसेसिटी एक्सपेंस को बंद करना पड़ेगा, या तो फिर कुछ लग्जरी एक्सपेंस बंद करना पड़ेगा। बेसिकली आपका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, बेसिकली आपका परचेसिंग पावर कम हो जाएगा और आप गरीब बन जाओगे। अब यही रीजन है इन्फ्लेशन प्रीमियम देने का। हम लोग बैंक में जब एफडी करने जाते हैं ना, हेलो, हम लोग बैंक में जब एफडी करने जाते हैं, इन्फ्लेशन प्रीमियम वहां काम करता है। बैंक एफडी का क्या खेल होता है, बैंक एफडी का क्या खेल होता है, आप बैंक में जाते हो एफडी करने के लिए, बैंक एफडी में आप पैसा जमा करते हो, आपका पैसा आप कुछ दिनों के लिए बंद रख देते हो, मिनिमम 2 ईयर से लेके मैक्सिमम 10 साल तक का नॉर्मली मैक्सिमम होता है, 2 साल से लेके 10 साल का, इस तरह का लोग नॉर्मली एफडी करते हैं। अब एफडी में वो पैसा रख देता है, वो सोचता है आज 1 लाख जमा करेंगे तो एटलीस्ट 2 साल बाद मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, लेकिन बैंक आपको कितना दे देता है, हाँ, वो 3% जो आपको दे रहा था ना सेविंग्स का, वो तो आपको मिलेगा ही,
सेविंग्स का 3% तो आपको मिलेगा ही, उसके साथ और कितना ऐड कर देगा, 5% और 5%, तो 3% प्लस 5% ऐड होके कितना हो जाता है, 8%। मतलब आप अगर देखो मार्केट में थोड़ा छान मार के, मैक्सिमम बैंक्स का जो एफडी का रेट है वो ऐसा ही चलता है, 7% से लेके 8%। इसका मतलब, और करेंटली इकोनॉमी का इन्फ्लेशन चल रहा है 8%। इसका मतलब आपको लग रहा था, तो ये कॉमन पीपल गलत फहमी में रहते हैं, आम आदमी जो होते हैं ना वो गलत फहमी में रहते हैं, उसको लगता है कि उसका पैसा 1 लाख रुपया 2 साल में 8% इंटरेस्ट में बढ़ा, लेकिन इन्फ्लेशन जो रहा है मार्केट में करेंटली उसका खबर तो उसको है नहीं, उसको लगा उसका 1 लाख बढ़ा, लेकिन 1 लाख बढ़ा नहीं, वो बस एडजस्ट हो गया, वो बस एडजस्ट हो गया। इसलिए बैंक आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देता है, और तभी जाके आप बैंक में जाके पैसा जमा करते हो, क्योंकि आपको उतना शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं। मैं आम आदमी का बात कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू मच नॉलेज अबाउट शेयर मार्केट, यू डोंट हैव ए नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड, आपको बॉन्ड के बारे में भी उतना ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप बैंक में जाके बोलोगे कि भाई एफडी कर दो मेरा, ताकि बाद में जब इन्फ्लेशन आए तो ठीक है, मैं इन्फ्लेशन में जीत तो नहीं पाऊंगा, पर एटलीस्ट मैं तैर सकूं, एटलीस्ट मैं अपने आप को कैसे भी करके अपना सर पानी से उठा के जिंदा रह सकूं। तो आपका 1 लाख एक्चुअल में बढ़ा नहीं है, वो बस समय के साथ थोड़ा सा एडजस्ट हुआ, क्योंकि बैंक का एफडी का रेट और इन्फ्लेशन का रेट सेम जो हो गया, करंट हिसाब से तो वही बात चल रहा है। अगर ये इंडियन इकोनॉमी 8% से नीचे रहता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट अगर इंडिया में 8% से नीचे होता है, ये अगर लाइक यूएस जैसा हो जाता है, और उसके बाद आपको 8% मिलता है, नॉर्मली तब आपको 8% देगा नहीं, वो उससे कम कर देगा, ठीक है। अगर दे देता है तो बहुत अच्छा, तो सबको जाके जरूर जमा करना। तो क्या आपको इन्फ्लेशन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ में आया, कि क्यों बैंक आपको एफडी वगैरह में इन्फ्लेशन प्रीमियम देता है, और इन्फ्लेशन प्रीमियम में आपको क्यों 3% प्लस 5% करके आपको इंटरेस्ट दिया? हेलो, बताना प्लीज। ये जो यस सर। इन्फ्लेशन प्रीमियम है, मतलब बैंक एफडी, सबसे पहले हम बात किए थे कि सेविंग्स का इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग आरएफ रियल के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन प्रीमियम बेसिकली जो बैंक एफडी वगैरह में होता है, ठीक है। तो पहला केस में था आपको 3% इंटरेस्ट मिला था, जो बेसिकली सेविंग्स का खेल था। फिर नेक्स्ट में सेविंग्स का 3% आपको मिलेगा ही, क्योंकि ये आपका करेंट कंजम्पशन का सैक्रिफाइस है। सेकेंड कॉन्सेप्ट में आपका जो 5% एक्स्ट्रा आपको दिया गया ना, ये इन्फ्लेशन के साथ लड़ने के लिए एडजस्टेड है। इसलिए देखो मैंने वहां पर लिखा है कॉम्पेंसेशन फॉर द एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ परचेसिंग पावर। आपका परचेसिंग पावर समय के साथ लॉस होता है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, और इसीलिए बैंक आपको उस इकोनॉमी के साथ एडजस्ट करने के लिए 5% प्रोवाइड करेगा। तभी जाके आप बैंक के पास मिनिमम 2 साल से लेके 5 साल 10 साल तक का एफडी रखने के लिए राजी होते हो। अदरवाइज क्यों एग्री करोगे भाई, घर पे रखो, ठीक है। तो दैट्स वाई ये एक आइडिया हमको मिल गया कि 7-8% का क्यों एफडी में मिलता है। एंड लास्ट पार्ट जो था इंटरेस्ट का, दैट इज रिस्क प्रीमियम, ठीक है। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम मैंने बताया कि पैसा आपका डूब सकता है, क्योंकि पैसा आपका डूब सकता है इसका मतलब क्या, रिस्क है ना। तो रिस्क है तो रिस्क प्रीमियम भी दो ना भाई, लेकिन रिस्क प्रीमियम आपको बैंक तो नहीं देगा, पैसा तो बैंक में डूबता नहीं है ना। बैंक में पैसा कहाँ डूबता है, बैंक में पैसा कुछ भी हो जाए, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 5 बैंकिंग सिस्टम में इंडियन बैंकिंग सिस्टम आता है, इसमें आप प्राउड फील कर सकते हो। इंडिया में पैसा रख के अगर आपसे कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है, जैसे आप किसी के साथ अपना पासवर्ड शेयर ना कर दे, एटीएम कार्ड ना किसी को यूज करने दे दे, ऐसा कुछ ना बात हो, तो आपका पैसा सेफ है। वो आपका गलती है कि आपका नॉलेज नहीं है, ठीक है। योर लैक ऑफ नॉलेज इज योर फॉल्ट, नॉट एनी अदर्स फॉल्ट, नॉट बैंक्स फॉल्ट, ठीक है। हमको क्या पता कि ऐसा होता है, ये कोई बहाना नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज यूज करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले उसको जानकारी लेके ही करना अच्छा होता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाए फिर पैसा डूब गया, हाँ, आपको क्या लगा था सरकार हैंडल कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब कि शेयर मार्केट में सब सेफ है? अरे भाई तुमको पता नहीं था, नॉलेज तो लो, क्या कहाँ चीज है क्या चीज है। नहीं, वो बोला था, एक सर था, बोला था शेयर मार्केट। अरे बाबा नहीं, कोई भी सर बोले, कोई भी भगवान भी आके बोले ना, कोई भी चीज आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक आप उस मैटर पे नॉलेज ना ले लेते हो। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि रिस्क प्रीमियम बेसिकली शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड जैसे सेक्टर्स में होते हैं, ठीक है, जहां पर रिस्क रहते हैं। इसीलिए क्योंकि वहां रिस्क रहता है तो 3% का तो मिलेगा ही,
क्योंकि उतना तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बैंक में ही चले जाओगे ना, अब यहाँ पर क्यों आओगे। 3+5 और एक्स्ट्रा एक मिलेगा आपको 6%। तो मिनिमम शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट करता है इतना तो वो उम्मीद कर ही सकता है। जैसे सुमित बोल रहा था कि उसका 8-9% का रिटर्न है, करेंटली बैंक्स वगैरह में जो रिटर्न है उससे बेहतर है सुमित का हालत। मोहितोस बता रहा था रिसेंटली जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब करीब 20%, मुझे शेयर भी किया था, 20% के आसपास का रिटर्न के साथ है वो। अगर वो 20% रिटर्न के साथ है इसका मतलब वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो रिस्की सेक्टर में है, ठीक है। तो रिस्क प्रीमियम के साथ मिनिमम 14% रिटर्न वो तो उम्मीद कर ही सकता है, क्योंकि रिस्क जो ले रहा है। और जब रिस्क तुम लोगे ना तो ये 3% तो पक्का, 5% भी पक्का, क्योंकि नहीं तो तुम वहां चले जाओगे। ये एक्स्ट्रा 6% किस लिए, एक्स्ट्रा 6% रिस्क लेने के लिए, तभी जाके शेयर मार्केट में डालो। अदरवाइज ये जो 6% एक्स्ट्रा कमाना चाहते हो ना, ये अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो कैसे मिलेगा। इसलिए आपको मिनिमम 14% तो रिटर्न म्यूचुअल फंड्स वगैरह देने के लिए रेडी रहता है। नहीं दे पाता वो आपका फंड चूज करने का गलती है, क्योंकि ऐसा फंड हमेशा परफॉर्म करता रहता है जो ऑब्वियसली एक रिटर्न देता है, एक्सेप्ट द इकोनॉमिकल क्राइसिस सिचुएशंस लाइक कोविड, पैंडेमिक एंड एनी अदर वार सिचुएशन, दैट्स अ डिफरेंट इशू। बट नॉर्मल स्टेबल सिनारियो में वो अपना रिटर्न जनरेट कर ही लेता है, ठीक है। सिचुएशन लाइक जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला इज अ टोटली डिफरेंट, उस पर कभी और चर्चा कर लेंगे शेयर मार्केट के ऊपर क्लास में जब बात करेंगे। बट आपको एक आइडिया मुझे देना था कि इंटरेस्ट किस तरह से काम करता है, इंटरेस्ट के साथ इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है, इंटरेस्ट कितना तरह का होता है। RF रियल मतलब इन्फ्लेशन फ्री रियल अमाउंट, विदाउट इन्फ्लेशन वाला एरिया में इंटरेस्ट देने का क्या रीजन हो सकता है। इन्फ्लेशन प्रीमियम कब दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पर बैंक में FD वगैरह करने में, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट रखने में दिया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज रिस्क प्रीमियम, जब आप रिस्क उठाते हो, जैसे बैंक में आपका पैसा सेफ है बट शेयर मार्केट में यू आर नॉट सेफ, तो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो 8% तो आपको ऐसे भी मिलना चाहिए। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हो दैट मीन्स ये आपका लैक ऑफ नॉलेज और रिस्क टेकिंग पावर है। लेकिन अगर आप रिस्क लेते हो तो आप मिनिमम और एक्स्ट्रा 6% तो ले ही लो, एक्स्ट्रा और भी ले सकते हो बट मिनिमम इतना तो ले ही सकते हो, है ना। जैसे रुचि सोया का मैं उस दिन शेयर के क्लास में बात कर रहा था, रुचि सोया जो कंपनी है, मतलब क्या गजब का रिटर्न जनरेट करके दिया। हाँ, रुचि सोया का रिटर्न देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। 16.80 से रुचि सोया कहाँ तक पहुंचा, मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूँ। नॉट ओनली 14%, आप चाहो तो बहुत ज्यादा भी कर सकते हो, इट्स डिपेंडिंग ऑन योर नॉलेज। ये देखो रुचि सोया का अगर आपको दिखा रहा हूँ मैं शेयर में, देखो अभी ज्यादा कुछ परफॉर्म तो कर नहीं रहा है क्योंकि रिसेंट कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, इसीलिए रुचि स्पेशली पतंजलि जैसे कुछ बड़ा कंपनी इसको खरीद लिया। ये लॉस में चल रहा था, लेकिन जैसे इसका खरीद लिया ना, ये शेयर बहुत जोर का मतलब चल पड़ा मार्केट में। एक साल में देखो, यही मैं बता रहा हूँ, 17 रुपीज चल रहा था 28 जैन 2019 को। लास्ट ईयर जनवरी में इसका दाम था 17 रुपीज। एक साल में इसका शेयर का वैल्यू चला गया 1378। इवन कुछ दिन पहले भी मैं जब बात कर रहा था तब इसका वैल्यू कुछ 1100 समथिंग में चल रहा था। आज देखो 1378 में चल रहा है। एडिबल ऑयल का कंपनी है रुचि सोया। तो जस्ट इमेजिन ये कितना परसेंटेज रिटर्न क्रिएट किया, आप ही कैलकुलेट कर लो, मैं क्या बताऊं, ठीक है। तो 14-15% तो नॉर्मल बात है, ये तो हजार % रिटर्न भी कैलकुलेट करके दे सकता है इफ यू कैन चूज अ राइट शेयर एट द राइट टाइम, इफ यू कैन चूज अ राइट बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द राइट टाइम। दैट इज द रियल गेम ऑफ द शेयर मार्केट। इसमें नॉलेज आपको बहुत जोर का लेना चाहिए विथ प्रॉपर साउंड नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये था इंटरेस्ट का खेल। आई होप की क्लैरिटी है। कोई सवाल हो इसमें तो पूछ सकते हो अभी, बताओ। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो इंटरेस्ट का जो मैटर है, क्या ये क्लैरिटी लाया आपको? ये 3 तरह का इंटरेस्ट, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के रहना, एग्जाम में बहुत पूछता है। बताओ सबको क्लियर है कि नहीं, बताओ। यस सर। हाँ सर। ओके, मजेदार था, इंटरेस्टिंग था ना इंटरेस्ट का ये कैलकुलेशंस, मतलब ये जो सिनेरियो। यस सर। तुझे तो हर चीज ये सर करता रहता है, फिर बाद में पूछता हूँ तो बोलता है वो क्या था भूल गए सर। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज लोग अरे अभी तो हाँ अभी इंटरेस्टिंग। तो अभी समझ में आ गया ना। हाँ, अभी समझ में आया, अब बाद में बाद में समझ आए ना। अच्छा, बात का बाद में देखा जाएगा, ऐसा बात है ना। नहीं, अभी आ गया, अभी समझ में आ गया। थैंक यू।
ओके, और भी मुझे बहुत सारा चीज लिखाना था, लेकिन मुझे लगता है आज कुछ प्रॉब्लम है, आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है। अगर पेन काम नहीं करेगा तो मैं लिखाऊंगा कैसे? अच्छा चलो तो डिक्टेट करता हूँ, देखो जितना होता है देखते हैं। पेंसिल यूज करो सर। पेंसिल कैसे यूज करेंगे? ये तो डिजिटल बोर्ड में होता है, गधा। ओके, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, हेडिंग करो तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक छोटा सा हेडिंग करो, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। कर रहे हो? देखो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मुझे हेल्प करना। हेडिंग करो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। बिकॉज माउस से लिखना बहुत इम्पॉसिबल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट में आप एक तरफ लिखो रियल और दूसरी तरफ लिखो वर्सेस नॉमिनल। रियल वर्सेस नॉमिनल लिखे हो तो बोलना प्लीज। पॉइंट नंबर ए में लिखने के लिए बोला कि रियल वर्सेस नॉमिनल। रियल के नीचे एरो लगा के लिखो प्लीज। मेरे बोर्ड पे नहीं, मेरे आवाज पे ज्यादा भरोसा करना इस पे, क्योंकि बोर्ड पे हालत देख ही रहे हो आप लोग। विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, विदाउट, रियल के नीचे विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, जो मैंने अभी आप लोग ऑलरेडी समझा चुका हूं। विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम, विदाउट इन्फ्लेशन प्रीमियम। और नॉमिनल के नीचे लिखना, नॉमिनल के नीचे लिखना विथ इन्फ्लेशन प्रीमियम। वो विदाउट था, ये विथ है, विथ इन्फ्लेशन प्रीमियम। लिख चुके हो? हाँ हो गया हाँ सर। सर। ओके, तो ये था रियल वर्सेस नॉमिनल। ये एक इंटरेस्ट का खेल होता है और एक इंटरेस्ट का खेल होता है। पॉइंट नंबर बी में लिखो, पॉइंट नंबर बी। ये सब क्वेश्चन सीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब स्पेशली क्योंकि उसमें एमसीक्यू ज्यादा पूछता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क फ्री, पॉइंट नंबर बी में रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड, रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड। रिस्क फ्री वर्सेस रिस्क एडजस्टेड। रिस्क फ्री के नीचे लिखना विदाउट टेकिंग रिस्क प्रीमियम, विदाउट टेकिंग, विदाउट टेकिंग रिस्क प्रीमियम। मतलब बेसिकली ये एफडी वगैरह का बात किया जा रहा है। आप उस एरिया में इन्वेस्ट जब करते हो जहां रिस्क नहीं है, तो आप रिस्क प्रीमियम भी उम्मीद नहीं रखोगे ना। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री एरिया है ना? गवर्नमेंट बॉन्ड समझते हो ना, जैसे आरबीआई इशू करते हैं, ठीक है? गोल्ड बॉन्ड, ठीक है? गवर्नमेंट बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड, देखो एक बार दिखाते हैं। रिसेंटली एक गोल्ड बॉन्ड भी इशू हुआ, काफी अच्छा ये दिया था। সভারেন গোল্ড বন্ড, हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काफी अच्छा गवर्नमेंट ने दिया। ওটা 3 মাস ছাড়া যারা কোয়ার্টারলি পাবলিশ করে। ये देखो, ये हाँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू प्राइस फिक्स्ड एट 4677 पर ग्राम ऑफ गोल्ड, देख पा रहे हो? 4677, 4677 का गोल्ड बॉन्ड का प्राइस फिक्स किया था, इसी मंथ पे हुआ है। द इशू प्राइस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हैज बीन फिक्स्ड एट 4677 per gram of gold, the Reserve Bank of India said in a statement on Friday. The sovereign gold bond scheme 2000, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Okay. The sovereign gold bond scheme 2020-21 series will be opened for subscription for the period of June 8 से लेके June 12 तक था, इसी मंथ का। The central bank in April had announced that the government will issue sovereign gold bond in 6 tranches from April 20 till September. ठीक है? Sovereign gold bond 2021 will be issued by Reserve Bank of India on behalf of the government of India.
ठीक है। The nominal value of the bond based on the simple average closing price gold of 999 purity, जो गोल्ड का प्योरिटी होता है उसको 999 प्योरिटी बोला जाता है, of the last 3 business days of the week preceding the subscription period, that is June 3, June 5, 2020 works out 4677 per gram of gold. It further said that the government has also decided to offer a discount of ₹50 per gram on the nominal value of to investors applying online. जो लोग ऑनलाइन में परचेस करेगा, क्योंकि डिजिटल होगा तो सरकार को सुविधा है, पेपर्स वर्क में थोड़ा कम टाइम लगेगा, तो 50 पर ग्राम में वो डिस्काउंट भी देने के लिए बोला था, और उसके लिए वो दाम पड़ जाएगा 4627। ठीक है। और इसमें और क्या बोला था देखो, द बॉन्ड्स विल बी डोमिनेटेड इन मल्टीपल ऑफ ग्राम्स ऑफ गोल्ड विद बेसिक यूनिट ऑफ 1 ग्राम एंड द टेनर ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड विल बी 8 years विद एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5th year। इसका मतलब क्लियर है कि ये गोल्ड बॉन्ड जो है ये 8 साल के लिए है, और जिसमें आप मिनिमम 5 साल होल्ड करने के बाद इसको निकल के आ सकते हो, मतलब सेल करके आ सकते हो। द बॉन्ड्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ठीक है, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, इसी के अंदर रहेगा। द मिनिमम मतलब कंपनी वगैरह नहीं ले सकता। द मिनिमम परमिसेबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शन इज 4 kg गोल्ड आप मैक्सिमम ले सकते हो, एंड 20 kg अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, मतलब ज्वाइंट फैमिली हो, तो 20 kg गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और सिमिलर एंटिटी के लिए। ठीक है। द गोल्ड बॉन्ड्स विल बी सोल्ड थ्रू, बैंक के थ्रू से मिलेगा आपको, फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स, इनके थ्रू से मिल सकता है, या फिर आपको स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन या एनएसी बीएसई के थ्रू से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ में आया। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये एक तरह का गवर्नमेंट का बॉन्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में इशू करते हैं, और आप इस तरह से इन्वेस्ट करके बाद में जब मार्केट प्राइस जो भी रहेगा, अब उस मार्केट प्राइस में मार्केट में सेल कर सकते हो। हेलो, ठीक है, ये भी एक अलग थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बॉन्ड। ठीक है, मैं अभी समझा दिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, आपको एक पूरा क्लैरिटी आ गया। बाद में जब मैं थ्योरेटिकल नोट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो ये सब एग्जाम्पल आप लोग ना दिमाग में रहना, हर एक चीज तो आप लिख नहीं सकते, कुछ चीज तो आपको दिलो दिमाग में जहन में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो तब जाके आपका परफॉर्मेंस बहुत ही टॉप लेवल का होगा। तो मैं बेसिकली वही कह रहा था कि रिस्क एडजस्टेड मतलब विदाउट टेकिंग रिस्क प्रीमियम। तो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड में रिस्क प्रीमियम का जरूरत नहीं है। अगर आपको 9%, 10% या 11% रिटर्न आ जाए ना, 9-10% इज एनफ। करंट इन्फ्लेशन के साथ 2-3% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बैंक में रखोगे तो 6%, 7% ही मिलेगा, उससे अच्छा आप बॉन्ड में दोगे तो अगर बाद में 9% भी रिटर्न आपको आ जाता है तो 3% इज नॉट अ इजी थिंग, एक्स्ट्रा 3% रिटर्न आपको मिल जाएगा और आपका पैसा सेफ है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है और गोल्ड का भी अपना पर्सनल एक एसेट का वैल्यू है। हो सकता है कि अगर शेयर मार्केट किसी कारण से काम ना करे तो गोल्ड में बहुत अच्छा मार्केट बनता है। और है आपका रिस्क एडजस्टेड। अगर रिस्क एडजस्टेड है तो ऑब्वियसली रिस्क प्रीमियम तो जरूर मांगोगे ना, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, रिस्क एडजस्टेड। रिस्क एडजस्टेड में नीचे लिख लो विथ रिस्क प्रीमियम, विथ रिस्क प्रीमियम। ऐसा केस में आप रिस्क प्रीमियम जरूर मांगोगे, नहीं तो क्यों, नहीं तो आप क्यों इन्वेस्ट करोगे विथ रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट का एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे और भी कुछ पॉइंट्स लिखाना था बट मुझे लगता है आज मुझे लिखाने में दिक्कत है, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ही करता हूँ। इंटरेस्ट का जो भी मुझे अंडरस्टैंड करवाना था वो मेरा हो गया। बस आपको एक इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मुझे बस एक आपको एक नेक्स्ट क्लास में एक नोट्स लिखाना है और फिर हम लोग कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग में जा सकते हैं। ये इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से ज्यादा सम्स नहीं पूछता, यहाँ से इस तरह का कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछते हैं जो इकोनॉमी को फंक्शंस करने में आपको हेल्प करता है। ठीक है, ये जो नेक्स्ट जो कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनुइटी, ये सब सम्स बेस्ड है। ठीक है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेस्ड है, तो मुझे लगता है कि उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ठीक है, क्योंकि वहाँ मैथ्स भी करने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम लोग लास्ट दिन में, क्योंकि ये कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एनुइटी, ये सब इंटरेस्ट के आधार पे बना है, मतलब ये जो इंटरेस्ट अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, ये इंटरेस्ट ही वहां पर वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया होगा। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लैरिटी है वहां पर उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन इंटरेस्ट में और कुछ इफेक्टिव लेवल का कुछ पॉइंट्स लिखा के मैं नेक्स्ट दिन आप लोगों को फाइनेंस में आगे का चर्चा रखूंगा। बहुत दिन बाद हम लोग फाइनेंस का क्लास स्टार्ट कर पाए, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर पाए हो। ठीक है, बीच में थोड़ा इंटरप्शन रहा है, मेरा पेन भी प्रॉपर वर्क नहीं किया। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, अगर कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे कर सकते हो।